ये कहानी हरिनगर नाम के गांव में रहने वाले मुकेश की है। मुकेश उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उसकी माँ का इकलौता सहारा था और काफी मेहनती बच्चा था। एक दिन मुकेश की माँ की तबीयत अचानक खराब होने लगी और फिर मुकेश की माँ बीमारी की चपेट में आ गई। डॉक्टर ने मुकेश को बताया कि वो अगर अपनी माँ की ठीक तरह से देखभाल करे और समय पर दवाइयाँ और भोजन कराए तो उसकी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी। मुकेश घबरा सा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दवाइयों और भोजन के लिए पैसे कहाँ से लाएगा। मुकेश उदास सा चेहरा लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा। काफी घूमने के बाद और लोगों से पूछने के बाद उसे एक सेठ मिला। क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? सेठ जी, मेरा नाम मुकेश है। काफी जगह पूछने के बाद ही मुझे आपका पता मिला। मेरी माँ बड़ी बीमार है सेठ जी, और दवाई और खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये बात सुनकर वो सेठ उसे तुरंत ही काम पर रख लेता है और फिर पूरा दिन मुकेश सेठ के यहाँ काम करता और शाम को अपनी माँ के लिए दवाई और खाना लेकर घर जाता और अपनी माँ की देखभाल करता था। देखते ही देखते समय निकलता गया, पर एक दिन जब मुकेश काम पर थोड़ी देर से पहुँचा तो सेठ ने बहाना बनाकर उसे बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कि उसे पैसे भी नहीं दिए। उसकी बहुत माफी मांगने के बाद भी सेठ ने अपना मन नहीं बदला और मुकेश फिर रास्ते पर उदास ही चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद और बहुत कड़ी धूप के कारण वो एक बड़ की छांव में ठहर गया और जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पास में ही एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो उसे रोता देख उसके पास आई। अरे बेटा, क्या हो गया? तुम क्यों रो रहे हो? मुकेश ने उस औरत को बताया कि उसके मालिक ने उसके साथ ऐसा सलूक किया और यहाँ तक कि पैसे भी नहीं दिए और अब वो अपनी माँ की देखभाल कैसे करेगा। देखो बेटा, मैं तुम्हारी ज्यादा तो मदद नहीं कर सकती। मेरा खुद का गुजारा भी लोगों के दिए पैसों से चलता है, पर तुम ये पैसे ले जाओ। मुझसे ज्यादा अभी तुम्हें इसकी जरूरत है। मुकेश उस बूढ़ी औरत की अच्छाइयाँ देखकर खुश हो जाता है और उसे कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत मेहनत करूंगा और ये पैसे बहुत ही जल्द लौटा दूंगा। बूढ़ी औरत उसमें इतनी हिम्मत देखकर मुस्कुराती है और उसे आशीर्वाद देती है। वो पैसे लेकर मुकेश अपनी माँ की दवाइयाँ लेता है और खुद के खाने के पैसे बचाकर दुकान से जा कुछ फसल के बीज खरीद लेता है और अपने घर के बाहर छोटी सी जमीन में बो देता है और फिर रोज सुबह उसे पानी से सींचने लगता है और साथ ही काम पर जाता है और बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है। देखते ही देखते उसके पौधे बड़े होने लगते हैं और उन्हें बाजार में बेच मुनाफा कमाकर वो थोड़ी और जमीन ले लेता है और फिर से उसमें पौधे उगाने लगता है। जैसे जैसे दिन निकलने लगते हैं, मुनाफा भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे मुकेश की माँ अच्छे इलाज और देखभाल से ठीक हो जाती है और सब कुछ बहुत ही अच्छा चलने लगता है। एक दिन उनकी पड़ोस में रहने वाली औरत मालती मुकेश की माँ से कुछ मांगने उसके घर जाती है। अरे माँ जी, थोड़ा सा चावल मिलेगा? मैं आपको परसों तक लौटा दूंगी। मुकेश की माँ कहती है, अरे क्यों नहीं, ले जाओ और लौटाने की कोई जरूरत नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे ही मालती उसके घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि वहाँ महंगा सामान और घर की चीजें और खाने के तरह तरह के पकवान हैं। ये देख मालती हैरान हो जाती है और वो घर जाकर अपने पति को सब कुछ बताती है और कोसने लगती है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, वो लोग हमसे भी गरीब और गए गुजरे थे और आज इनकी हालत देखो, राजाओं जैसी है। और एक तुम हो, कहीं भी काम पर नहीं जाते, यहाँ तक कि सारे पैसे जुए में उड़ा चुके हो। यदि तुम ठीक नहीं हुए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ। ये सुनकर मालती का पति आग बबूला हो जाता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही रात होती है, वो चुपके से मुकेश के खेत में घुसकर वो सारे लगाए हुए पौधे नष्ट कर देता है और फिर अपने घर की ओर भागने लगता है। ये आवाज सुनकर मुकेश की नींद टूट जाती है और वो बाहर देखने के लिए निकलता है। उसके सारे पौधे नष्ट हो चुके होते हैं। ये देख उसका मन टूट जाता है और वो रोने लगता है। तभी अचानक वहाँ एक परी आ जाती है। क्या हुआ तुम्हारे पौधों को?
मेरे सारे पौधे किसी ने नष्ट कर दिए। मैंने बहुत सालों की मेहनत कर छोटी छोटी जमीन लेकर और बीज सींच कर ये पौधे उगाए थे और रोज इनकी देखभाल में जुटा रहता था। पता नहीं किसने मेरा ये नुकसान कर दिया। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने किस तरह मेहनत कर अपने घर पर अपनी माँ को संभाला और उनका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा। तुम जैसे अच्छे मन के बच्चे बहुत कम होते हैं मुकेश। परी उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ बीज देती है और उसे बताती है कि ये आम बीज नहीं है। इस बीज के बोने से उसे एक जादुई पौधा मिलेगा जो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा और साथ ही में उसके पौधे पहले से भी बेहतर उगने लगेंगे। मुकेश उस बीज को लेकर जैसे ही जमीन में डालकर उसको पानी देता है, उसमें से एक जगमगाता हुआ बड़ा सा पौधा बाहर निकलता है और फिर वो उस पौधे से जो भी मांगता है वो उसी समय वहाँ प्रकट होने लगता है। मुकेश का पड़ोसी चुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है। मुकेश काफी खुश हो जाता है और परी उसे आशीर्वाद दे वहाँ से चली जाती है और फिर मुकेश का पड़ोसी घर लौट मन ही मन उस जादुई पौधे को चुराने के बारे में सोचने लगता है। एक दिन मुकेश उसकी माँ को शहर घुमाने ले जाता है और तभी उसका पड़ोसी वहाँ घुसकर उस पौधे को चुराकर उसके घर में एक बड़े से दराज में छुपा देता है। मुकेश लौटते ही देखता है कि उसका पौधा वहाँ से गायब है और ये देख वो बहुत उदास हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। खूब दूर चलने के बाद उसे वो बुढ़िया दिखाई देती है जिसने उसकी मदद की थी और मुकेश अपनी सारी परेशानियाँ भूल उस बूढ़ी से जा मिलता है और तुरंत पैसे निकाल उन्हें कहता है, माँ जी, ये है आपके पैसे। मैंने आपको उस पेड़ के आसपास कई बार ढूंढा पर आप मुझे कभी ना मिले। ये लीजिए आपके पैसे मेरी मदद करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेहनत करके मेरे पास सब कुछ है और आपके आशीर्वाद से बहुत काबिल भी हूँ। ये सुनकर वो बुढ़िया मुस्कुराती है और तुरंत अपना रूप बदल परी का रूप धारण कर लेती है। ये देख मुकेश चौंक जाता है। तुम हमेशा से अच्छे बच्चे हो और बहुत ही मेहनती रहे हो मुकेश, और मैं तुम जैसे अच्छे लोगों की आम इंसान के रूप में मदद करती हूँ। पर आज फिर तुम मुझसे मिलने के पहले काफी निराश थे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुकेश परी के दिए उस पौधे के बारे में बताता है कि उसे किसी ने चुरा लिया है और ये सुन परी कहती है, तुम फिक्र मत करो, उस पौधे की एक और खासियत है, जो कोई भी उसे ले जाएगा वो तुम्हें खुद ही उसे लौटा देगा और माफी भी मांगेगा। ये सुन मुकेश सोच में पड़ जाता है और वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और वो घर चला जाता है। जैसे ही मुकेश का पड़ोसी उस छुपाए हुए पौधे से अपनी मनोकामना मांगने के लिए वो बड़ा सा दराज खोलता है, उस पौधे के आसपास सांप और बिच्छू निकलने लगते हैं और उसके घर में फैल जाते हैं और उसकी बीवी मालती को डस लेते हैं। वो तुरंत ही घबरा कर मुकेश के घर दौड़ता हुआ उसकी मदद मांगने आता है और उसे सब सच सच बता देता है और उसके पैरों में गिर उससे माफी मांगने लगता है। मुकेश उसकी ये हालत देख तुरंत ही उसके घर जाता है और जादुई पौधे से वापस सब कुछ ठीक करने की मनोकामना मांगता है। अचानक से कमरे में रोशनी फैलती है और वहाँ घूम रहे सांप बिच्छू सब गायब हो जाते हैं और मालती को भी होश आ जाता है। मुकेश का पड़ोसी उससे क्षमा मांगता है और उसके यहाँ काम मांगता है ताकि वो भी मुकेश की तरह मेहनत कर कुछ अच्छा कर सके। लालची बुढ़िया। एक समय की बात है, जनार्दन नगर नामक गांव में 65 साल की एक औरत नीनावती रहती थी। वो अपने 2 बेटे किशोर जी, लाल जी और उसकी 2 बहुएं अंजना और वंदना के साथ रहती थी। वह एक ही घर में रहते थे। नीनावती स्वादिष्ट खाना खाने की बहुत ही शौकीन थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का और हमेशा अपने आप को सजाने और संवारने का बहुत शौक रखती थी। जब उसके बेटे काम पर चले जाते तो उनकी बहू भी अपने काम में व्यस्त हो जाती। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, जरा इधर आओ। जी माँ, बोलिए। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकती हो? मुझे बड़ी प्यास लगी है। नीनावती बहुत ही आलसी थी
अपने पास में रखा हुआ ग्लास का पानी भी वह उठकर नहीं पी सकती थी। वह हर बार किसी न किसी बहाने से किसी न किसी को बुलाती और उन्हें परेशान करती थी। उसकी बहुएं उसका कहना तो मानती थीं, पर उससे काफी परेशान थीं, क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। इसलिए जब रसोई में अच्छा पकवान बनने लगता तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती और रसोई घर में चली जाया करती थी और देखना चाहती थी कि क्या बन रहा है। अरे बहू, सुनो, तुम क्या पका रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जब नैनावती की बहुएं खाना बना लेती तो वह इंतजार किया करती थी कि वह कब रसोई घर से बाहर निकले। जैसे ही उसकी बहुएं रसोई घर से बाहर निकलती, वह रसोई घर में घुस जाती और अच्छे पकवान को देखने लगती और अलग से एक बर्तन में निकालकर चुपचाप अपने कमरे में ले जाती थी। और खाने के समय बहुएं पहले सबको खाना परोसती थीं और फिर जब उनकी बारी आती तो खाना कम पड़ जाता था। पता ही नहीं चलता था कि खाना कैसे कम हो जाता है। उनके पति कहते कि रोज रोज खाना कम पड़ता है और ज्यादा खाना क्यों नहीं बनाते तुम लोग। ऐसा सुनकर नैनावती खुश होती थी, मगर अपने बेटे को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, किशोर ने बाजार से कुछ मिठाइयां खरीदी और घर लेकर आया। वह मिठाइयां उन्होंने अपने बच्चों को दे दी। जैसे ही नैनावती ने मिठाई का डब्बा देखा तो उसके मुंह में तो पानी आ गया और वह अपने आप को रोक नहीं पाई। वो अपने पोते पोतियों के पास आई और मिठाई का डब्बा उनसे ले लिया। सुनो बच्चों, ये मिठाई मैं तुम लोगों को बराबर बराबर बांटूंगी। चलो अपनी आंखें बंद करो, अपना हाथ आगे करो बच्चों। बच्चों ने दादी की बात मान ली और वैसा किया जैसा दादी ने कहा। फिर नैनावती ने कुछ मिठाइयां अपने पास रख ली और बाकी की मिठाइयां बच्चों को दे दी और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। यही नहीं, उसका एक और काम था वहां। वह अपनी बहू की साड़ियां भी चुराया करती थी। जब उसकी बहुएं साड़ियों को तार पर सूखने के लिए डालती, वह चुपचाप जाती और अपने अलमारी में रख देती। इधर उसकी बहुएं काफी परेशान हो जाती कि ऐसा कौन करता है। उन्हें लगता था कि साड़ियां कोई चुरा ले जाता है। माँ जी, आपने मेरी लाल साड़ी देखी क्या? बहुत समय से ढूंढ रही हूँ, मगर मुझे नहीं मिल रही। मैंने उसे सूखने के लिए तार पर डाला था, क्या आपने देखी है? नहीं बहू, मैंने नहीं देखी। मुझे लगता है कि वो पड़ोस की पुष्पा ने ऐसा किया होगा। कल मैंने वो साड़ी उसके पास देखी थी। मेरी भी साड़ी नहीं मिल रही है। मुझे तो लगता है ये पुष्पा का ही काम है। तुम दोनों को उसके पास जाकर बात करनी चाहिए। ऐसा बोलकर उसने अपनी दोनों बहुओं को बहका दिया। वो दोनों अपनी पड़ोसन पुष्पा के पास गईं और लड़ने लगीं। पुष्पा की तो कोई गलती ही नहीं थी। उन्हें लड़ता देखकर नैनावती बहुत खुश हो रही थी। इनको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सब मेरा काम है। देखो कैसे लड़ झगड़ रही है। नैनावती ऐसे ही अपने परिवार में सबको तंग करती। एक दिन की बात है, वह अचानक बहुत खुश हो जाती है कि अगले महीने दशहरे का त्योहार आ रहा है और वह चाहती थी कि सब लोग नया कपड़ा खरीदें। हमें कपड़ा खरीदना चाहिए, और हाँ, अभी सासू माँ भी आ रही हैं। क्या आप उनके लिए भी कपड़े खरीद लेंगे? वह हम सबके साथ दशहरा मनाने आ रही हैं। ये सुनकर नैनावती को अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत जलन हो रही थी कि वो क्यों आ रही है। आने दो, मुझे पता है उसे कैसे भगाना है। अगले दिन नैनावती अपने कमरे से बाहर आई। उसने अपने बेटे और बहुओं को किसी का इंतजार करते देखा। वह सब बरामदे में खड़े थे। हे भगवान, देखो कैसे ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या इन्होंने मेरा इंतजार किया है कभी ऐसे? हे भगवान। फिर उसके बाद बड़े बेटे की सास पद्मा वहां आती है। उन्हें देखते ही बच्चे उनके पास दौड़ कर जाते हैं। पद्मा सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आई थी। बच्चों के लिए खिलौने और बेटियों के लिए साड़ियां। पद्मा ने नैनावती को एक सुंदर सा बॉक्स भेंट किया। नैनावती बॉक्स लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जैसे ही अपने कमरे में गई
उसे स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगी। तो वो सोचने लगी कि बहुत कुछ बना है आज तो। यही सोचकर वह मन ही मन खूब जल रही थी। ये देखो कितने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। मेरे लिए क्या नहीं बना सकती थी? अभी मैं इसको मजा चखाती हूँ। जैसे ही वह दोनों रसोई से बाहर आती हैं, नैनावती तुरंत रसोई घर में जाती है और पकवान में खूब सारी मिर्ची डाल देती है। फिर जैसे ही सबने खाना शुरू किया, सब लोगों से खाया ही नहीं गया। सबको खूब मिर्ची लग रही थी। सब पानी पीते जा रहे थे, मगर नैनावती ने तो खाने को छुआ ही नहीं था। किसी को शक ना हो इसके लिए वह तीखा लगने का नाटक करने लगी कि उसे भी खूब मिर्ची लगी है और पानी पीने लगी। मगर पद्मा को शक हो गया। पद्मा की माँ ने नैनावती को कुछ ना खाते हुए देख लिया था। उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पद्मा ने नैनावती पर नजर रखनी शुरू की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन पद्मा ने देखा कि नैनावती बच्चों की मिठाइयाँ चुरा कर खाती है और अपने बहू की साड़ियाँ चुराकर उसे बक्से में रखती है। उसने यह भी देखा कि रसोई में से सब्जियां बाहर लेके आकर अपने कमरे में रख देती है। इन एक हफ्ते में पद्मा को नानावती के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। एक दिन जब सब लोग एक साथ बैठे हुए थे, पद्मा ने सोचा, हाँ, यही सही वक्त है कि इस घर में क्या हो रहा है वह बात सबको पता चले। नैनावती, सुनाइए, क्या वो बॉक्स आप मुझे लाकर दे सकती हैं जो मैंने आपको दिया था? ऐसा कहकर पद्मा नैनावती के कमरे में जाती है, पर नैनावती पद्मा से पहले जाने की कोशिश कर रही थी, पर वह पीछे हो गई। इधर पद्मा ने बक्सा जैसे ही सबके सामने खोला, सब लोग दंग रह गए। उसमें कई प्रकार की मिठाइयाँ, साड़ियाँ और पैसे भी थे। वह यह सब अपने परिवार वालों से चुराया करती थी। नैनावती, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारे पोता पोती, ये तुम्हारा अपना परिवार है। ये किसी और का नहीं है। ये तुम्हारे सब अपने हैं। तुम्हें क्या लगता है जो तुम कर रही हो वो सही है? माँ, आप ऐसा क्यों कर रही थीं? इसी कारण से बच्चे आपसे हमेशा परेशान रहते थे। आपको नहीं लगता कि जब हम काम से घर आते हैं तो हम बहुत थके हुए होते हैं, और आपको ये सब करने की क्या जरूरत है माँ? आप सबके साथ खुशी खुशी रह सकती हैं। आपने हम सबको कितना परेशान किया है। माँ जी, आपने हमें पुष्पा के बारे में बताया था। वो हमारी कितनी पक्की सहेली थी। आपकी वजह से अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करती। माँ जी, हमने आपका बहुत ख्याल रखा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? नैनावती को अपने से कम उम्र के लोगों को ऐसा कहते हुए देखकर बहुत बुरा इसलिए लगा क्योंकि वह उसके खुद के परिवार वाले थे। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत कर रही थी और उसने इसके लिए सबसे माफी मांगी। उस दिन के बाद से नैनावती अपने बच्चों का बहुत ही ख्याल रखती थी, अपने बहुओं का भी ख्याल रखती थी और उनके साथ खाना भी बनाती थी। ऐसा सब देखकर पद्मा भी बहुत खुश हुई कि उसके रहते नैनावती बदल गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपनी छोटी सी जिंदगी में संतुष्ट रहना चाहिए। उम्र के साथ हमें अपना व्यवहार भी बदलना चाहिए।